Welcome you Easy Maths, a YouTube channel of conceptual learning of mathematics for class 9 and 10। मैं हेमंत जैन आज आपके सामने एक लेके आया हूँ बहुत बड़ा क्वेश्चन, व्हाई स्टार्ट एनटीएससी प्रिपरेशन फ्रॉम क्लास 9। यानी क्लास 9 के लेवल से हमको एनटीएससी की प्रिपरेशन क्यों स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि एनटीएससी का जब एग्जाम क्लास 10 में लगता है वो भी नवंबर दिसंबर में, स्टेज 1 देन स्टेज 2 नेक्स्ट ईयर लगता है, तो एक साल हमको पहले तैयारी स्टार्ट क्यों करनी चाहिए। ये एक क्वेश्चन है जो सारे स्टूडेंट्स जो प्रिपरेशन करते हैं या सीबीएसई बोर्ड में 9th 10th में उनके दिमाग में भी आता है, पेरेंट्स है उनके उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है। तो इस वीडियो को समझने के लिए सबसे पहला तो मैं जो अपने एक डायलॉग है जो पहले वाले वीडियो में मैंने बोला था, एनटीएससी इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम फॉर क्लास 9 एंड 10। ठीक है, इंडिया का सबसे डिफिकल्ट एग्जाम है 9th और 10th के लेवल का। तो इसलिए डेफिनेटली प्रिपरेशन जितना टाइम हमको मिल जाए उस टाइम में स्टार्ट कर देनी चाहिए। बट इसको और ज्यादा समझने के लिए मैंने इस पूरे टॉपिक को इस पूरे वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ क्लास 9 इन एनटीएससी। क्लास 9 की इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस है उसका क्या मार्क्स वेटेज आ जाता है, क्या एनटीएससी का सिलेबस जो है क्लास 9 का ज्यादा आता है, क्या क्लास 9 में हमको टाइम ज्यादा मिलता है, इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। दूसरा पार्ट है इस वीडियो का मार्क्स वेटेज ऑफ टॉपिक्स। जो क्लास 9 के टॉपिक्स है या मैट के टॉपिक है, एनटीएससी के सेट के टॉपिक है, उनका वेटेज क्या है, और उस वेटेज से हम रिलेट करेंगे कि क्लास 9 के जो टॉपिक्स है उनका वेटेज क्या रहेगा। और तब हम एक बहुत ही सरप्राइजिंग चीज देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा अभी आगे। आपको लगेगा कि वाकई में क्लास 9 से ही हमको एनटीएससी की प्रिपरेशन करना चाहिए। इनफैक्ट क्लास 9 की कंप्लीट तैयारी हमको कर लेनी चाहिए एनटीएससी के हिसाब से 9th में ही, 10th में नहीं, 9th के अंदर ही। ठीक है, इसको हम समझते हैं आगे। देन नेक्स्ट जो पार्ट है वीडियो का वो है स्ट्रेटजी एंड टाइम मैनेजमेंट। अब ऐसा तो है नहीं कि 9th क्लास के अंदर हम कुछ कर नहीं रहे, सिर्फ एनटीएससी की प्रिपरेशन कर रहे। डेफिनेटली हम सीबीएसई को अटेंड कर रहे, सीबीएसई के एग्जाम्स हम दे रहे, सब कुछ काम कर रहे, क्लास के टेस्ट भी देंगे, आपके पीटी वगैरह आते हैं वो भी आप देंगे। तो टाइम को मैनेज कैसे करें और उसके लिए हम क्या स्ट्रेटेजी चूज करें, और जो एनटीएससी की तैयारी है वो हम किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, मतलब कितना पढ़ना चाहिए, कितना नहीं पढ़ना चाहिए, और क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं इस चीज को कि आगे हम किस तरीके से एनटीएससी को फोकस करके चल रहे हैं क्लास 9 के लेवल के लिए। तो सबसे पहला जो हमारा पार्ट है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ क्लास 9 इन एनटीएससी। ठीक है, यहाँ पे 4 पॉइंट्स के अंदर मैंने इसको कवर किया है, क्लास 9 की इंपॉर्टेंस को 4 पॉइंट में कवर किया है। पहला जो पॉइंट है वो क्या है, क्लास 10 सिलेबस इज एन एक्सपेंडेड वर्जन ऑफ क्लास 9 सिलेबस। आप लोगों ने भी फील किया होगा जो क्लास 10 के स्टूडेंट्स है, लेकिन जो क्लास 9 के स्टूडेंट्स उनको भी पता नहीं लगेगा। आप क्लास 9 में जितने भी एकेडमिक सब्जेक्ट्स के टॉपिक पढ़ रहे हैं, चाहे वो मैथ्स है, साइंस है या सोशल साइंस है, वो जब क्लास 10 में आएंगे तो आपको लगेगा कि इस टॉपिक को मैं पहले पढ़ चुका हूँ या इसके बारे में पहले पढ़ चुका हूँ, क्योंकि जितना आपने क्लास 9 में पढ़ा है उसके आगे का स्टार्ट होता है क्लास 10 के अंदर। यानी क्लास 10 का जो सिलेबस है, मोस्ट ऑफ द सिलेबस क्लास 9 का ही एक्सपेंडेड फॉर्म है। इवन दैट बहुत सारे चैप्टर के नेम ही सिमिलर है, तो क्लास 10 कहीं अलग से नहीं आ जाती। तो अगर जितना आप क्लास 9 में चीजों को कॉन्सेप्चुअली क्लियर करके चलेंगे टॉपिक्स को, उतना ही आपको क्लास 10 में फायदा होगा। और कॉन्सेप्चुअली क्लियरेंस कैसे होता है किसी भी टॉपिक का, वो होता है बेसिकली उसकी कॉन्सेप्चुअल लर्निंग से होता है। कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हमको एक चैप्टर के अंदर से ऐसा नहीं एक टॉपिक मार्क कर लिया, उसको पढ़ लिया, रट्टा लगा लिया और चले गए एग्जाम में। हो सकता है आप सीबीएसई में का एग्जाम क्लियर कर लोगे, क्लास एग्जाम में हो सकता है अच्छे मार्क्स भी आ जाए, लेकिन जब हम एमसीक्यू के हिसाब से पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव पैटर्न के हिसाब से पढ़ते हैं, तो उसमें कहीं से भी कोई सा क्वेश्चन आ जाता है। तो अगर ऑब्जेक्टिव पैटर्न जो कि एनटीएससी में फॉलो होता है, अगर हम उसके हिसाब से पढ़े तो हमारा पूरा सिलेबस तो कवर होगा ही, और साथ में क्या होगा, हमको वो चीज भी कवर हो जाएगी जिन चीजों को हम छोड़ देते हैं या इसको इग्नोर करके ले लेते हैं या डिफिकल्ट कैटेगरी के अंदर रख देते हैं। तो हम ओवरऑल उसका पूरी तैयारी कर लेंगे, ये नहीं कि सुपरफिशियल पढ़ लेंगे सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एनटीएससी की तैयारी जो है वो बेसिकली कॉम्प्रहेंसिव वे में तैयारी हो जाएगी आपकी, सीबीएसई की भी होगी एज वेल एज एनटीएससी की भी होगी। तो और जब क्लास 10 में आएंगे तो आपको क्लास 9 की जब इतनी अच्छी प्रिपरेशन हो चुकी है, तो क्लास 10 में आपको वैसे ही कम टाइम डिवोट करना पड़ेगा। तो ये आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा, ये आप फील करेंगे जब क्लास 10 में आएंगे। जो 9th के स्टूडेंट है जब क्लास 10 में आएंगे तो इस चीज को फील करेंगे, क्लास 10 वाले ऑलरेडी समझते हैं इस चीज को। दूसरा पार्ट है वास्ट पार्ट ऑफ एनटीएससी एग्जाम कम्स फ्रॉम क्लास 9 सिलेबस। जो
एनटीएससी के एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं और वो क्वेश्चन जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, क्लास 9 और क्लास 10 के आते हैं। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, क्लास 9 का काफी सिलेबस आता है क्लास एनटीएससी के एग्जाम के अंदर। कितना आता है और क्या टॉपिक से क्या वेटेज रहता है, वो मेरा नेक्स्ट पार्ट है वीडियो का, वहां पे आते हैं। तीसरा जो मैंने अभी फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था वो है एनटीएससी इज बेस्ड ऑन एमसीक्यू पैटर्न विच मेक्स इजी टू अंडरस्टैंड द एकेडमिक टॉपिक्स। जैसा कि मैंने पहले पॉइंट में बताया था कि जब एमसीक्यू पैटर्न को या ऑब्जेक्टिव पैटर्न को फॉलो करते हैं तो हमको पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ता है, हम कहीं से कुछ भी छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कहीं से भी बन जाता है। ठीक है, वो टॉपिक से ही बन जाता है जिस टॉपिक को आप बिल्कुल अनइंपॉर्टेंट मान के चल रहे हैं। तो सीबीएसई की पढ़ाई और एनटीएससी की पढ़ाई डिफरेंट है, लेकिन आप एनटीएससी की जब पढ़ाई करोगे तो आपका सीबीएसई का काफी पार्ट, इनफैक्ट 100% पार्ट कवर हो जाएगा। तो अगर हम क्लास 9 को पूरा एनटीएससी ओरिएंटेशन देके पढ़ाई करें तो काफी बेटर अचीव कर सकते हैं आप क्लास 9 के मार्क्स भी। ठीक है। एंड फोर्थ पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अवेलेबिलिटी ऑफ एनफ टाइम टू क्लियर द कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस इन क्लास 9। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप क्लास 10 में आएंगे या जो स्टूडेंट क्लास 10 में है, बोर्ड एग्जाम का जो फीवर होता है, ठीक है ना, तो बोर्ड एग्जाम का जो फीवर होता है उसके जो टेंशन होती है और जो प्रेशर रहता है माइंड के ऊपर, वो सिर्फ और सिर्फ आपको इंस्पायर करता है क्लास 10 को पढ़ने के लिए। आप जब क्लास 10 में एनटीएससी के आसपास पहुंचेंगे एग्जाम के पास या उसकी तैयारी कर रहे होंगे, पहली बात तो बहुत टाइम नहीं मिलेगा आपको, लेकिन फिर भी अगर आपको थोड़ा दिमाग में तैयारी कर रहे हैं आप, तो क्लास 10 से पीछे मुड़ के क्लास 9 की तैयारी कर ही नहीं पाएंगे। आपको क्या लगेगा, क्लास 9 में जो पढ़ लिया, क्लास 10 के हिसाब से मैं पढ़ लेता हूँ जो पढ़ना है। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप क्लास 9 में ही क्लास 9 की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर चुके हैं, क्योंकि क्लास 9 में कोई प्रेशर नहीं है आपको। क्लास 9 में ये भी नहीं सोचना कि मेरे को 11th क्लास में क्या सब्जेक्ट लेना है, क्लास 9 में ये भी नहीं सोचना मेरे को कि 10th के बोर्ड में क्या होगा। क्लास 9 एक स्कूल लेवल एग्जाम है। तो जब आप क्लास 9 की आप पढ़ाई करते हैं तो आपका प्रेशर्स नहीं रहता, और उसमें इसकी वजह से क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट आप अच्छा कर सकते हैं। ये मैं अपने लास्ट पार्ट में बताऊंगा वीडियो के कि किस तरह से टाइम मैनेज करना है। लेकिन आप टाइम मैनेजमेंट अच्छा कर सकते हैं और आप काफी टाइम, एम्पल ऑफ टाइम एनटीएससी को दे सकते हैं। और मैं ज्यादा टाइम मांग भी नहीं रहा आपसे, ठीक है ना। अगर आप थोड़ा टाइम भी देंगे तो एनटीएससी की प्रिपरेशन क्लास 9 के इस हिसाब से हो जाएगी कि क्लास 10th में जब आप आएंगे तो आपको क्लास 9 को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस थोड़ा रिपीट करना है, वो जस्ट फॉर 1 वीक। ठीक है। और सिमिलरली आप क्या करें, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी अच्छे निकाल सकते हैं। नहीं तो अगर क्लास 10 में आएंगे तो आप क्लास 10 के लेवल के ही प्रैक्टिस क्वेश्चन निकालेंगे, क्लास 9 को टाइम ही नहीं दे पाएंगे। राइट। तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स है जिसमें मैं इस चीज को कवर कर रहा हूं कि व्हाई स्टार्ट प्रिपरेशन ऑफ एनटीएससी फ्रॉम क्लास 9। ठीक है ना, इस इन 4 पॉइंट की वजह से आपको एनटीएससी की प्रिपरेशन 9th के लेवल से स्टार्ट करनी चाहिए। आई थिंक आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं इस चीज को। अब मैं इस चीज को और एम्फेसाइज करने के लिए मैं आगे आता हूं कि वेटेज आप जब देखेंगे तो आप सरप्राइज रह जाएंगे। राइट। अब हम मार्क्स वेटेज की बात करते हैं, टॉपिक्स का मार्क्स वेटेज। अब देखिए जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, एनटीएससी स्टेज 1 स्टेज 2 दो स्टेजेस में एग्जाम होता है। ईच एंड एवरी स्टेज में आपके दो पेपर होते हैं। एक पेपर होता है पेपर 1 जिसे हम बोलते हैं मैट, पेपर 2 जिसे हम बोलते हैं सेट। पेपर 1 मैट का मतलब है मेंटल एबिलिटी टेस्ट और सेट का मतलब है स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। सेट आपका एकेडमिक पार्ट है, यानी मैथ, साइंस, सोशल साइंस। और मैट के अंदर क्या होता है, बेसिकली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, वर्बल रीजनिंग आता है, नॉन वर्बल रीजनिंग आता है। 3 टॉपिक आता है, क्यूए, वर्बल रीजनिंग एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। ठीक है। अब इनका हम वेटेज देखते हैं। देखिए मैथ का वेटेज तो मैं, सिंस कि आप भी मान के चले कि आप क्लास 9 में या क्लास 10 में, डजेंट मैटर, क्योंकि जो मैथ के टॉपिक है वो सारे टॉपिक ऐसे हैं जिनको आप पहले ही पढ़ चुके हैं, आपको जरूरत ही नहीं है 9 और 10th के लिए। ठीक है। तो मैथ की तैयारी, कंप्लीट तैयारी, कंप्लीट प्रिपरेशन आप क्लास 9 में ही खत्म कर सकते हैं, क्लास 10 तक लेके जाने की जरूरत नहीं। और ये एडवाइजेबल है कि क्लास 9 के अंदर ही आप मैथ प्रिपरेशन खत्म कर लें। अब मैं एक एक टॉपिक डिस्कस करता हूं इसमें और इसका मार्क्स वेटेज बताता हूं कि स्टेज 1 स्टेज 2 में कितना आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई बताएगा नहीं आपको, इसलिए आप इस चीज को ध्यान रखिए। देखिए पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, सिंप्लीफिकेशन एंड लॉगरिथम। ये सारे टॉपिक आपको पता है। इसका स्टेज 1 में वेटेज है 7 to 8 मार्क्स और स्टेज 2 में थोड़ा कम है 4 to 5 मार्क्स। द नेक्स्ट है प्रोग्रेशन, जिसमें एपी, जीपी, एचपी आता है। एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जिसमें 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि देखिए मार्क्स का मतलब क्या है कि वहां पे एनटीएससी के अंदर हर क्वेश्चन 1 मार्क का है, 100 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क का। मैट का पेपर 100 मार्क का और सेट का पेपर 100 मार्क का। तो 1 मार्क मतलब 1 क्वेश्चन, तो आप ये समझ लीजिए 5 से 6 क्वेश्चन आता है या 5 से 6 मार्क्स आते हैं, एक ही बात है।
और इसमें थोड़ा कम हो जाता है 1-2 मार्क्स। एवरेज, रेशियो एंड प्रपोर्शन, ठीक है, बिल्कुल बेसिक टॉपिक है। स्टेज 1 में 4 देन 2। प्रॉफिट लॉस एंड परसेंटेज 2 मार्क 1 मार्क। इंटरेस्ट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट 2 मार्क 1 मार्क। टाइम वर्क, टाइम एंड वर्क, वर्क एंड स्पीड, टाइम एंड स्पीड, डिस्टेंस, इन सारे रिलेशंस के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। स्टेज 1 में 4 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, इसमें 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। फिर एलिमेंट्री अलजेब्रा जो आपका एकेडमिक पार्ट भी है, मेंसुरेशन जो एकेडमिक पार्ट भी है, एंड बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो एकेडमिक पार्ट भी है। तो ये वेटेज इस तरह है। एंड बेसिक ऑफ प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। परमुटेशन कॉम्बिनेशन थोड़ा नया टॉपिक हो सकता है आपके लिए, लेकिन जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन है उसका बहुत बेसिक पार्ट आता है, और वो भी कभी कभार आता है, मतलब एवरी ईयर जरूरी भी नहीं है, बट बेसिक पढ़ना जरूरी है, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी का पार्ट आता है इसमें, और प्रोबेबिलिटी आपके सिलेबस का पार्ट है ना, आपके मैथमेटिक्स में आती है। तो अगर आप देखेंगे तो 30 से 33 मार्क्स स्टेज 1 में और 16 से 20 मार्क्स स्टेज 2 में कवर होते हैं। यानी हम 32 और इधर मान लेते हैं 18 मार्क्स एवरेज, 32 और 18 मार्क्स। तो स्टेज 1 में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का ज्यादा वेटेज है। 32 या 33 मार्क्स मतलब हो गया 100 में से 33%, यानी 1/3 सिलेबस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में से आता है, और बाकी का 2/3 सिलेबस जो है मैथ के अंदर वो रीजनिंग में से आता है। रीजनिंग मतलब वर्बल एंड नॉन वर्बल। हम आगे पढ़ते हैं। बट स्टेज 2 में नहीं, ऐसा नहीं होता। स्टेज 2 में करीब 18-20%, 18-20% पार्ट ही सिर्फ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, यानी मोर देन 80% पार्ट, यानी 80% से ज्यादा पार्ट किसका आता है, मोर देन किसका आता है, रीजनिंग का, वर्बल प्लस नॉन वर्बल। जबकि इधर 60% 70% आता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। देन अब हम बात है वर्बल रीजनिंग पे। वर्बल रीजनिंग में एनालॉगी क्लासिफिकेशन जो सब स्टेज 1 में सबसे बड़ा टॉपिक है, लेकिन स्टेज 2 में सबसे छोटा टॉपिक हो जाता है, ठीक है। 3 मार्क्स का ही आ रहा है। नंबर अल्फाबेट सीरीज दोनों में बराबर का वेटेज आ रहा है, 8 एंड 9। सीरीज ऑफ लॉजिकल सीरीज ऑफ वर्ड्स एंड कोडिंग डिकोडिंग 5, लेकिन देखिए जहां स्टेज 2 के अंदर 9 एंड 10 मार्क्स के आ रहे हैं क्वेश्चन। मिसिंग कैरेक्टर पजल्स 8 मार्क्स का। सिंपल एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस दोनों में ही बराबर का वेटेज है। ब्लड रिलेशंस एंड आर्टिफिशियल लैंग्वेज के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, वो दोनों में ऑलमोस्ट बराबर वो वेटेज है। देन क्लॉक्स एंड कैलेंडर में क्वेश्चन ज्यादा आते हैं स्टेज 2 के अंदर, और स्टेज 1 में 1 और 2 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन सफिशिएंसी में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं स्टेज 2 में, या 1। तो अगर आप देखेंगे 41 से 44 और 50 से 54, यानी मोर देन 50% जो रीजनिंग का पार्ट है, या मैं ये कहूँ मोर 50 नंबर, यानी आप ये मान के चलिए 100 मार्क्स में से 50% मार्क्स तो स्टेज 2 में सिर्फ वर्बल रीजनिंग से आते हैं, ठीक है ना। और प्रीवियस मैंने पार्ट में क्या बताया था कि 16 to 20% पार्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से आता है, यानी करीब करीब 65-70 के बीच में कवर हो गया। रिमेनिंग 30% पार्ट किससे आएगा, नॉन वर्बल से आएगा। बट स्टेज 1 में कंपैरेटिवली कम आता है, 40 से 44 के बीच में आता है, ठीक है। नॉन वर्बल में मैक्सिमम क्या होता है कि जो डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं होते, जो फिगर से और इस तरीके के क्वेश्चंस जो होते हैं, जिनकी फिगर में अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छी तरह से होती है, या पजल्स टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वो इस मैंने नॉन वर्बल रीजनिंग में डिवाइड किया है। इसका कोई बेसिक फॉर्मूला नहीं है कि कौन सा वर्बल में कौन सा नॉन वर्बल में, लेकिन मैं जिस तरीके से पढ़ाता हूँ उस हिसाब से मैंने इसको डिजाइन किया हुआ है। तो सिटिंग अरेंजमेंट्स एंड पजल टेस्ट, इसमें से देखिए स्टेज 2 में बहुत बड़ा पार्ट आ रहा है, लेकिन स्टेज 1 में कंपेरेटिवली कम है। फिर वेन डायग्राम्स के ऊपर से दोनों में लगभग बराबर है पार्ट। डायरेक्शन सेंस टेस्ट में बराबर है दोनों में। फिगर एनालॉगी एंड क्लासिफिकेशन, ये प्योरली फिगर्स के ऊपर क्वेश्चन, दोनों में बराबर पार्ट है। फिगर कंप्लीशन एंड सीरीज में बराबर है। मिरर एंड वाटर इमेजेस में बराबर है। पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग में बराबर है, और काउंटिंग ऑफ फिगर्स में भी ऑलमोस्ट बराबर है। तो थोड़ा सा स्टेज 2 के लिए ज्यादा आता है फिगर और ये नॉन वर्बल रीजनिंग का पार्ट, स्टेज 1 के लिए बराबर कम आता है, बट दोनों में आप मान के चलिए करीब 25 to 30% पार्ट आता है। तो अगर मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अगर मैथ का पेपर देखे तो 100 मार्क्स के अंदर से जो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पार्ट है वो स्टेज 1 में 30% आता है, और रीजनिंग का बाकी पार्ट 70% आता है, ठीक है।
स्टेज 2 की बात करें तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 15 से 20% रहता है और रीजनिंग का पार्ट 80% से ज्यादा रहता है स्टेज 2 के अंदर। पर्टिकुलर टॉपिक वाइज वेटेज कितना होता है, ये जो वेटेज मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया है या वेटेज आपको जो बता रहा हूँ, ये पिछले 4-5 साल के जो एग्जाम पेपर है उनके एनालिसिस के बेसिस पे बता रहा हूँ। ये डेफिनेटली वेरी कर सकता है थोड़ा बहुत प्लस माइनस, लेकिन ये एक मोटा मोटा आइडिया देने के लिए काफी है कि हमको किस टॉपिक को ज्यादा वेटेज देना है किस स्टेज के लिए। स्टेज 1 में हमको क्या ज्यादा फोकस करना है, स्टेज 2 में क्या ज्यादा फोकस करना है। देखिए एनटीएससी कोई एक मजाक नहीं है। एनटीएससी की कट ऑफ स्टेज 1 की 170-180 के आसपास कट ऑफ जा रही है आउट ऑफ 200। तो एग्जाम इजी नहीं है, मानता हूं नेगेटिव मार्किंग नहीं है अभी तक, लेकिन फिर भी एग्जाम इजी नहीं है, एग्जाम बहुत डिफिकल्ट लेवल का है। तो आपको मैट को भी आपको आसानी से नहीं छोड़ना है, सेट को भी आसानी से नहीं छोड़ना है, लेकिन दोनों में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको अच्छे से। देखिए मैट के लिए आपको मार्केट से अच्छी बुक्स आती है, मार्केट में बुक अवेलेबल है। रीजनिंग और एप्टीट्यूड की बहुत सारी बुक्स आती है मार्केट में, तो आप किसी भी तरह की बुक जिसके अंदर ये सारे टॉपिक कवर हो, एक सिंगल बुक, एटलीस्ट एक बुक, उस बुक को आपको कवर करना ही पड़ेगा, वो भी क्लास 9th के अंदर ही। क्लास 10th में तो आप भूल जाइए कि आप इसके लिए कुछ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है पार्ट सेट। सेट में मैंने वही 3 डिवीजन किए, मैथ, साइंस एंड सोशल साइंस। अच्छा, सेट में देखिए बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि जो मेरे पहली पार्ट था इस वीडियो का उसमें मैंने यही बोला था कि वेटेज कितना आता है क्वेश्चन का, यानी जो 9th का पार्ट कितना आता है, वो उसके लिए सरप्राइज चीज आपको आगे देंगी। तो मैं आपको सरप्राइज थोड़ा सा पहले ही खोल देता हूँ। आप बिलीव नहीं करेंगे, 9th का स्टेज 1 के अंदर 40% 50% के आसपास पार्ट आता है। इनफैक्ट सॉरी, स्टेज 1 में 60% 9th का सिलेबस आता है और स्टेज 2 में 50% आता है। इट मींस ये हो गया कि 10th के सिलेबस या उसके ज्यादा सिलेबस 9th में आता है। आई थिंक ये रीजन अपने आप में सफिशिएंट है कि क्यों हम स्टार्ट करें तैयारी जल्दी, है ना। क्लास 9th में तैयारी स्टार्ट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आधा सिलेबस या उससे ज्यादा सिलेबस आपका एनटीएससी में क्लास 9 का आ रहा है। ठीक है, तो आई थिंक ये मतलब अपने आप में एक इनफ आंसर है। ठीक है, अब मैथ्स को देखते हैं। मैथ्स में जो पहला टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम एंड पॉलिनोमियल्स। देखिए मैथ्स में आप अगर टोटल देखेंगे तो करीब 20 नंबर का मैथ्स आ रहा है, किसमें, ये 9th क्लास की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। स्टेज 1 में आ रहा है और स्टेज 2 में सिर्फ 8 to 9 मार्क्स का आ रहा है। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। स्टेज 2 में वेटेज आपका मैथ्स का कम हो गया, क्योंकि स्टेज 2 के अंदर टोटल ही मैथ्स का वेटेज 20% है। मैं स्टेज 2 में क्या होता है, मैंने पहले वीडियो में बताया था, 20 मैथमेटिक्स, 40 साइंस, 40 सोशल साइंस। तो 20 में से 6 to 9 पार्ट्स, जो 8 मार्क्स मान लेते हैं, 8 मार्क्स आ गए आपके 9th क्लास में सिलेबस में आ गए, और बाकी 12 जो मार्क्स है वो 10th के सिलेबस का पार्ट हो गया। यानी 10th का सिलेबस थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया एनटीएससी के हिसाब से मैथ का, और 9th का थोड़ा सा कम हो गया। इंपॉर्टेंस हम वेरी नहीं कर सकते हैं, बट आप मान लीजिए इस चीज को, ठीक है। जबकि अगर स्टेज 1 की बात करें तो स्टेज 1 में मैंने पहले ही बताया था कि इक्वल प्रोपोर्शन आता है। तो स्टेज 1 में 100 क्वेश्चन में से मान लेता हूं मैं 30-35 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, 30-35 साइंस के, 30-35 सोशल साइंस के। तो मैथ्स के 30-35 में से 18 से 22 क्वेश्चन, यानी 18 to 22 क्वेश्चन, यानी 20 मान लेते हैं, 20 क्वेश्चन 9th में थे। तो स्टेज 1 में क्या हो गया, 9th का पार्ट ज्यादा हो गया। 9th का पार्ट करीब करीब आपका 60% हो गया और 10th का 40% हो गया। टॉपिक्स कौन से, अच्छा एक चीज और बता देता हूँ, एनटीएससी में ये पॉसिबल है कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आज आपके सीबीएसई सिलेबस में से हटा दिए गए हैं, ठीक है ना। तो हर सब्जेक्ट में, मैथ साइंस में 2-3 टॉपिक आपको फालतू पढ़ने पड़ेंगे जो सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमेशा काम आते हैं। नॉट ओनली 9th-10th, अगर आप आगे मैथमेटिक्स, साइंस या कोई भी सब्जेक्ट लेते हैं सोशल साइंस, तो उनमें आगे आगे की क्लासेस में भी काम आते हैं। तो नंबर सिस्टम एंड पॉलिनोमियल्स का पार्ट थोड़ा बड़ा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड लीनियर इक्वेशन का पार्ट थोड़ा कम है, ठीक है। लाइंस एंड एंगल्स तो बहुत कम आता है एक्चुअली। ट्राइंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स ओके ओके ही है। एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स एंड पैरेललोग्राम्स वो भी बहुत ज्यादा नहीं आ रहा है, सिर्फ 1-2 मार्क्स का या 0 to 1 मार्क्स का आ रहा है। सर्किल्स एंड हेरेंस फॉर्मूला जो है वो भी कोई बहुत ज्यादा नहीं आता। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स ओके है। स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी ये थोड़ा स्टेज 1 में 4 नंबर का आता है और इसके अंदर 2। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक नंबर सिस्टम हो गया आपका, नंबर सिस्टम एंड पॉलिनोमियल्स, ठीक है। ये 2 अलग अलग चैप्टर है, मैंने यहाँ पे वेटेज के हिसाब से उनको क्लब किया हुआ है। देन नेक्स्ट सब्जेक्ट समझते हैं साइंस। अब देखिए साइंस के अंदर जो टोटल है वो 19 to 23 स्टेज 1 का आता है, 17 to 21 स्टेज 2 का आता है। मैं दोनों का बराबर से मान लेते हैं हम, करीब 20-20 मार्क का। तो साइंस में स्टेज 1 में 33 मार्क्स में से, ये अप्रोक्सीमेट है, 33 मार्क्स का आता है वेटेज। 20 मार्क्स आ रहे हैं आपके स्टेज 1 में, यानी मोर देन 60% हो गया, या 60% मान लेते हैं। और
स्टेज 2 में 40 मार्क्स का साइंस आता है, जिसमें से 20 मार्क्स का नाइन्थ क्लास से आ रहा है। इट मीन्स ये हो गया कि 50%। तो नाइन्थ क्लास का वेटेज स्टेज 1 के लिए 60%, स्टेज 2 के लिए 50% आता है। देन अगेन इट इज वेरी गुड वेटेज। इसमें देखिए चैप्टर कौन सा है, मोशन, 2 मार्क्स एंड 1 मार्क्स। देन फोर्स, ग्रेविटेशन एंड लॉज ऑफ मोशन, ये 3-4 मार्क्स का आता है। वर्क, एनर्जी, पावर एंड साउंड, ये इधर 3 मार्क्स का आता है स्टेज 1 में, स्टेज 2 में 4-5 मार्क्स का आता है। ये तो आ गया पूरा आपका फिजिक्स हो गया यहाँ तक, ठीक है ना। फिर आ गया आपका मैटर इन अवर सराउंडिंग एंड प्योरिटी ऑफ मैटर, ये थोड़ा कम आता है। मैटर एंड मॉलिक्यूल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये मैटर, ये थोड़ा ज्यादा आता है, ठीक है। और देन टिश्यूज एंड, ये दोनों आपके आ गए बेसिकली केमिस्ट्री। देन टिश्यूज एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, 2-3 मार्क्स, 2 मार्क्स बराबर सा हो गया। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड हेल्थ एंड डिजीजेस, ये आपका ऑलमोस्ट 3 और 2 मार्क्स हो गया, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज एंड फूड रिसोर्सेज, ये सारा आपका आ गया बेसिकली बायोलॉजी वाला पार्ट, ठीक है ना। तो ये वेटेज है साइंस का। तो साइंस का वेटेज आप लोगों को पता लग गया कि 60% और 50% फॉर स्टेज 1 स्टेज 2 फ्रॉम क्लास 9th लेवल, राइट। नेक्स्ट है सोशल साइंस। सोशल साइंस का वेटेज काफी ज्यादा आता है, देखिए करीब 26-27 और ये करीब वही 27, यानी मतलब स्टेज 2 में तो 40 क्वेश्चन में से 27 यानी 65%, और स्टेज 1 के अंदर तो ये हो गया 70-75% वेटेज आउट ऑफ 33, तो काफी बड़ा वेटेज आ गया, ठीक है ना। तो मार्क्स वेटेज स्टेज 1 स्टेज 2 का सोशल साइंस का ये। अब मैं इसके टॉपिक बता देता हूँ आपको कौन कौन से। फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड सोशलिज्म इन यूरोप, नाजिज्म एंड राइज ऑफ द हिटलर, फॉरेस्ट सोसाइटी, देन फिजिकल, ये तो आपको हो गया हिस्ट्री वाला पार्ट, ठीक है ना। देन फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया एंड इट्स डेमोग्राफी, इसमें देखिए काफी अच्छा वेटेज आता है, 4 मार्क्स का, और इधर भी ज्यादा आता है। देन ड्रेनेज एंड क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। ये तीनों चैप्टर किसमें से आ गए आपके, ये ऊपर वाला तो आ गया बेसिकली हिस्ट्री का पार्ट, ये नीचे वाला पार्ट आ गया ज्योग्राफी का पार्ट, ठीक है। देन डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन एंड इलेक्टोरल पोल, देखिए इलेक्टोरल पॉलिटिक्स एंड वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड डेमोक्रेटिक राइट्स, इसमें से 7 नंबर 6 नंबर, काफी बड़ा टॉपिक हो गया। ये दोनों बेसिकली आपके हो गए पॉलिटिकल साइंस या फिर सिविक्स। एंड पीपल एज रिसोर्सेज, पावर्टी एंड फूड सिक्योरिटी, ये इकोनॉमी वाला पार्ट हो गया, जो कि 3 to 4 मार्क्स का स्टेज 1 स्टेज 2 दोनों के अंदर इक्वली आता है। सो ये हमने जो सेट का पूरा एनालिसिस किया, उसमें से जो फाइंडिंग है वो ये आई कि अगर हम क्लास 9th की प्रिपरेशन, एनटीएससी की प्रिपरेशन क्लास 9th में बढ़िया कर लेते तो हमारा एवरेज, मतलब स्टेज 1 के लिए तो 60% सिलेबस और स्टेज 2 के लिए 50% सिलेबस कवर हो गया। तो आप देखिए, आप जस्ट इमेजिन कि आपका क्लास 10 में कितना लोड रिड्यूस हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट है जो इसका पूरा एकदम कंक्लूजन है इस पूरे वीडियो का, वो है स्ट्रेटजी एंड टाइम मैनेजमेंट। पहला पॉइंट जो मैं इसमें बताने वाला हूं, कवर प्रॉपरली ऑल द टॉपिक्स ऑफ मैथ इन क्लास 9 ओनली। जैसे कि मैंने डिस्कस पहले किया था कि क्लास 9 के अंदर ही मैथ को कंप्लीटली कवर कर लीजिए। जो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं वो निकाल लीजिए, जो भी प्रिपरेशन करनी है क्लास 9 में मैथ की कर लीजिए। क्लास 10 में सिर्फ हम सुपरफिशियली ही देखेंगे उसको, क्योंकि इतना ही टाइम मिल पाएगा। मैंने लिखा है बहुत क्लियरली, डोंट लीव इट फॉर क्लास 10। क्लास 10 के लिए मत छोड़िए इसको, सब कुछ क्लास 9 में कवर कर लीजिए। टॉपिक की डिटेल्स, टॉपिक का वेटेज मैंने आपको बता दिया है। बुक भी मैं आपको किसी एक वीडियो में बता दूंगा कि कौन सी बुक्स मार्केट में बेटर है। कोई भी एक बुक ले लीजिए, उसको निकाल लीजिए। देन कवर ऑल सेट टॉपिक्स रिलेटेड टू क्लास 9। जो क्लास 9 से रिलेटेड एसएटी के टॉपिक्स है उनको खत्म कर लीजिए क्लास 9 के अंदर ही, जो मैंने बताया अभी, जो आपको 50-60% वेटेज बताया सेट का, इसको भी क्लास 10 के लिए मत छोड़िए, क्योंकि क्लास 10 में क्लास 10 का ही लोड बहुत है, ठीक है। Then this is very important. Follow a reference MCQ book at least at class 9 level to practice for MAT and SAT. जैसा कि मैं अभी तक बोलता आया हूं कि आपको कम से कम एक रेफरेंस बुक मतलब मैं सिर्फ उस बुक की बात कर रहा हूं जिसमें क्वेश्चंस है। थ्योरी तो आपने सेट की थ्योरी पढ़ ली, मैट की थ्योरी आप पढ़ सकते हैं, बट सेट की थ्योरी आप पढ़ चुके जिसमें क्वेश्चंस है, और क्वेश्चन अच्छे हैं। आप मान के चलिए, आप मैट के अगर 3000 क्वेश्चन आपने निकाल लिए, मैथ्स के, साइंस के और सोशल साइंस के तीनों के मिला के 3000 क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल लिए, तो आपकी तैयारी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी।
और एक चीज और बता देता हूँ, जितनी भी मार्केट में बुक अवेलेबल है, मोस्ट ऑफ द बुक में क्या है कि खिचड़ी दे रखी है, क्लास 9 को सब मिला के दे रखा है। तो आपको समझ, जब आप क्वेश्चन लगाओगे, आपको आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो आपको पता ही नहीं कि वो क्लास 9 के सिलेबस में है ही नहीं, वो क्लास 10 में आप पढ़ेंगे। तो आप वो बुक फॉलो कीजिए जिसमें सिर्फ क्लास 9 की ही बातें कर रहे हैं। मैट के लिए आप कोई सी भी बुक फॉलो कर लीजिए, लेकिन सेट के लिए वही बुक फॉलो कीजिए जिसमें हम क्लास 9 की बातें कर रहे हैं, यानी सिर्फ क्लास 9 के टॉपिक्स ही कवर्ड है। फिर फॉलो पीवाईक्यू फॉर एटलीस्ट 5 years टू अंडरस्टैंड द पैटर्न। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, जब भी किसी एग्जाम की हम तैयारी करते हैं, हमको उसका पैटर्न पता होना जरूरी है, ताकि हमको पता रहे कि हम किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, उसमें क्या डिफिकल्टी लेवल हो सकता है, कैसा लेवल आज तक आया और उससे क्या लेवल एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो 5 years के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर देखिए, स्टेज 1 स्टेज 2 के तैयारी करने से पहले। उसी से आपको कॉन्फिडेंस जनरेट होगा, उसी से आपको आइडिया लगेगा। ठीक है, और अब टाइम मैनेजमेंट क्या करें इसके लिए? मैंने कहा डिवोट 1 to 1.5 hours ओनली। हर दिन 1 से 1.5 घंटा आपको डिवोट करना है एनटीएससी लेवल के लिए। अगर आपको लगता है कि मैं सैटरडे संडे में 4-5 घंटे टाइम निकाल के पूरा कवर कर लूंगा, देन इट इज ओके। लेकिन मेरा मानना यह है कि रेगुलर आप कीजिए, हर दिन 1 से 1.5 घंटा निकालिए सिर्फ। ठीक है, एनटीएससी के लिए थ्रू आउट द ईयर इस चीज को कंटिन्यू रखिए, तो आपके पास करीब 400 घंटे निकल जाएंगे। 400 घंटा इक्विवेलेंट होता है आपकी स्टडी के हिसाब से 2.5 से 3 महीना। 2.5 से 3 महीना अगर आपने एनटीएससी के ऊपर दे दिया, तो क्लास 9 का एनटीएससी आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरा कवर हो जाएगा। और इसका सबसे बड़ा जो फायदा मिलेगा, वो मिलेगा बेसिकली सीबीएसई के एग्जाम में आपको, जो आपको तुरंत ही आप देखेंगे। मैं देखिए ये नहीं कहता कि आपको पूरे, आप सीबीएसई की तैयारी नहीं छोड़नी है आपको। सीबीएसई और क्लास के हमको टेस्ट वगैरह सब अटेम्प्ट करने हैं, वो फुल प्रिपरेशन से करने हैं, लेकिन सिर्फ 1 से 1.5 घंटा। अगर आप दिन में 4 घंटे पढ़ते हैं, तो 1 घंटा आप एनटीएससी के निकालिए, 3 घंटे आप क्लास 9 की सीबीएसई की तैयारी कीजिए। ठीक है ना? इस तरह के टाइम मैनेजमेंट को आप लेके चलेंगे, तो आप, और ये टाइम मैनेजमेंट के बारे में मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा, तो इस टाइम मैनेजमेंट को आप लेके चलेंगे तो आप डेफिनेटली, आपको सक्सेस मिलेगी और आपका आउटपुट बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, इस वीडियो में मैंने सारी चीजें कवर कर दिया। आई थिंक आपको समझ में आ गया अभी कि एनटीएससी की प्रिपरेशन क्लास 9 के लेवल पे क्यों करनी चाहिए। ठीक है, अभी से लग जाइए क्लास 9 के स्टूडेंट जो है, और वो ये गलती बिल्कुल मत कीजिए कि हम क्लास 10 के अंदर ही प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, ओके, थैंक यू वेरी मच।